बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज एक ही मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो मौजू है आईनी तरामीम। आज के दिन में क्या हुआ और कल क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या हो सकता है, और जो हुकूमत कोशिश कर रही है उसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो कुछ वो करने जा रही है वो तीन पॉसिबिलिटीज़ भी आपके सामने रखते हैं और मुमकिन तौर पर इन्हीं में से ही कोई चीज़ होगी जो हमारे सामने आएगी। पहले अगर बात कर ली जाए आज के दिन की, तो आज के दिन की जो बड़ी खबर थी, SCO इजलास कंप्लीट हो गया और उसमें से जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं इंडियन, उनके साथ जो मुलाकात हुई वो एक गैर मामूली इवेंट था पाकिस्तान के लिए। और इससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं कि पाक भारत ताल्लुकात में कोई बेहतरी का इम्कान पैदा हो सकता है। और हम दुआ गो हैं, हमसाये हैं जो बदल नहीं सकते। अगर अच्छे ताल्लुकात हों और मामलात बेहतर अंदाज में चलें तो वो न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि ख़ित्ते के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो ये तो SCO वाले मामले की थी खबर। अब आ जाते हैं जो हमारे डोमेस्टिक इशूज़ हैं सारे। उसमें सबसे बड़ा मसला जिसके लिए हुकूमत एक तवील अरसे से कोशिश कर रही है और वो है कि किस तरीके से अदलिया को, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल से मुराद उनकी ये है कि चाहे वो हमारी हुकूमत हो या वो इस्टेब्लिशमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो शायद उनको पसंद भी नहीं आई और बिलखुसूस हुकूमत जो है उसको ये फ़ील हुआ कि अंदर से जो है सहूलतकारी मिल रही है, तो उसको उसका कला कमा करने के लिए या उस रास्ते को बंद करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो फिर उनके पास प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला हुआ। और वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो ताकत है उसको वो इस्तेमाल कर रही है और वो है फ़ैसले देने की। और इसी तरह पार्लियामान के पास जो ताकत है वो है कानून साजी करने की, वो उसको इस्तेमाल कर रही है। जो पहली कोशिश हुई उसको मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से नाकाम बना दिया गया। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, उस कोशिश को नाकाम करने के बाद अब तक जो कोशिश नज़र आ रही है उसमें मौलाना साहब जो है वो फ्रंट फुट पे हैं, वो लीड कर रहे हैं। ये बज़ाहिर इंप्रेशन नज़र आ रहा है। आज के दिन में क्या कुछ हुआ? आज के दिन में एक खबर आई कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया गया। एक इजलास 3 बजे होगा और दूसरा इजलास 4 बजे होगा। और जबकि तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है काबीना, कि अगर ये तरामीम लाते हैं तो उसका मुसवदा पहले काबीना मंजूर करेगी, उसके बाद वो किसी ईवान में आएगा। तो कैबिनेट का इजलास भी जो है वो कल तलब कर लिया गया। तो इस तरह ये जो 3 फैसले हैं ये इस चीज़ की गमाजी कर रहे हैं कि हुकूमत कल ऐसा कुछ कर सकती है, यानी कि बिल पेश करने वाली बात। क्योंकि काबीना का इजलास ज़रूरी है, उसको भी तलब कर लिया गया, और कौमी असम्बली वो भी ज़रूरी है, तलब हो गया, और सेनेट वो भी ज़रूरी है, वो भी तलब हो गया। तो ये यहाँ तक तो बात समझ आ गई। और फिर इसके बाद जो दूसरी खबर आई वो ये है कि खुसूसी कमेटी जो बनाई गई थी आईनी तरामीम के हवाले से, और ये कमेटी बनी थी पहली कोशिश की नाकामी के बाद, और इसके अंदर जो भी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी तकरीबन सबकी इसमें शामिल है। आज जो इजलास हुआ उसमें तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं थी और वो वहाँ पर नहीं गए आज। अलबत्ता उनकी जानिब से फिर ये कहा गया, उनसे वक्त मांगा गया कमेटी से कि कल तक का हमें वक्त दिया जाए और जो इनकी तजावीज़ होंगी वो अपनी तजावीज़ कल इस कमेटी के रूबरू रखेंगे। तो इस कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे दोबारा होगा। आज भी हुआ और कल भी होगा। और ये वो कमेटी है जो एक फ़ाइनल मुसवदा जो है उसको तैयार कर रही है। जो आज का यानी इजलास हुआ, जो जिन चीज़ों के ऊपर आज इत्तफाक हो गया, 4 गालबन वो ऐसे ड्राफ्ट हैं जिनको अब यानी कि यकजा कर लिया गया। यकजा से मुराद जो उनके कॉमन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सबका इत्तफाक है, अब वो जाएंगे लाहौर। लाहौर जो है इस वक्त जाती उमरा बिलखुसूस वो मरकज़ निगाह बना हुआ है। उसकी वजह यह है नवाज शरीफ साहब ने सबको मदऊ कर रखा है। मौलाना फजल रहमान साहब पहुँच चुके, बिलावल भुट्टो साहब पहुँच चुके, आसिफ जरदारी साहब वहाँ होंगे, वज़ीर आज़म साहब वहाँ होंगे, नवाज शरीफ साहब वहाँ होंगे। इस वक्त जो मुल्क के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं अवेलेबल वो ये तकरीबन ये हैं जो वहाँ पे इकट्ठे हैं सारे। और उसके वहाँ पर डेलिब्रेशन होगी किसी हतमी फ़ैसले के ऊपर पहुँचने की। जो इधर का ड्राफ्ट है वहाँ पर जाएगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये जो कमेटी बनी ये एक महज दिखावा ही है। जो असल फ़ैसला साजी है वो इन्हीं 5 ज़हनों के अंदर है जो कि ये काम कर रहे हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब, बिलावल साहब और मौलाना साहब। अब वहाँ पे इसके ऊपर गौर व खौज हो रहा है कि आखिर फाइनल हमारा जो ड्राफ्ट है वो क्या होगा। अब अगर ड्राफ्ट की बात की जाए तो मुझे उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपसे गुजारिश की वो हो सकती है मुमकिन तौर पर। जो अब तक की तहकीक है उसमें हमें यही समझ आती है 3। नंबर 1, सबसे पहले तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी इनका यानी कि जो कोशिश और एफर्ट और दावा था वो था आईनी अदालत के क़याम का, जो अभी इस वक्त सबसे टॉप पे है चीज़, जिसको पहले वो करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर एतराज़ आ गया मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, जिसकी वजह से हुकूमत की ये कोशिश नाकाम हो गई। उसकी वजह ये बनी कि मौलाना ने वोट नहीं दिया, और अगर वो वोट देते तो फिर शायद आईनी अदालत बन जाती बाकी कवानीन के साथ साथ।
बहरहाल मौलाना साहब इसके हक़ में नहीं है, इसका इजहार वो बार बार कर चुके हैं और उनकी तजवीज़ फिर इसके जवाब में ये है कि आप आइनी अदालत की बजाय मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच बना दें जो आइनी बेंच कहलाए और 4 से 5 जजेस पर मुश्तमिल हो, तो लिहाजा आपको अलग से अदालत बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये है जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन मौलाना एंड हुकूमत। बहरहाल इसके ऊपर कल मौलाना फजल रहमान साहब गए बिलावल भुट्टो साहब के पास कराची में, उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद मुलाकात के बाद जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हमारा इत्तफाक हो गया है एक ड्राफ्ट के ऊपर, यानी कि ये बड़ी अहम बात है, पीपल्स पार्टी और मौलाना का एक ड्राफ्ट के ऊपर इत्तफाक हो गया। अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है आइनी अदालत, उन्होंने बड़े ज़ोर और शोर के साथ बयान किया बिलावल भुट्टो ने। अब जब ये इत्तफाक की बात करें, इत्तफाक तो हो गया ये तो बता रहे हैं, किस चीज़ पे हुआ वो नहीं बता रहे। अब इसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप गैस वर्क कर सकते हैं। अब गैस वर्क ये है कि दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी, उनका मुतालबा है कि आइनी अदालत हो और मौलाना साहब का है कि बेंच हो। अब दो चीज़ों के ऊपर बैक वक्त इत्तफाक तो नहीं होगा, एक के ऊपर होगा, या बेंच पे होगा या आइनी अदालत के ऊपर होगा। तो एक पीछे हटेगा और दूसरा जो है उसकी बात को कबूल करेगा। बज़ाहिर उसमें ये इंप्रेशन आ रहा है कि बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी वो आइनी अदालत के मौक़िफ़ से पीछे हटी, ये इम्कानी सूरत हाल है, उससे पीछे हटी और उन्होंने इत्तफाक कर लिया इस चीज़ के ऊपर, ठीक है जी आपकी बात, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब की बात, आपकी बात को कबूल कर लेते हैं कि एक आइनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाता है। लेकिन जवाब में भी होगा कुछ, जवाब में क्या होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी। एक तो ये हो गई कि आइनी अदालत नहीं बना रहे जी, मौलाना साहब को एतराज़, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को एतराज़ और वकला को भी एतराज़। अगर ये 3 फरीकों को एतराज़ है आइनी अदालत के ऊपर तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसकी जगह पे जो ये कह रहे हैं हम वो कर लेते हैं, और वो है आइनी, यानी कि आइनी बेंच। उसके ऊपर अगर इत्तफाक होता है तो मौलाना साहब, पहली चीज़ ये हो गई कि यहाँ मौलाना साहब राज़ी हो गए कि उनकी बात जो है वो मान ली गई। 2 बातें मानी गई, एक कि आइनी अदालत ना बनाई जाए, उन्होंने कहा जी नहीं बनाते। दूसरी उन्होंने कहा जी बेंच बना लिया जाए, उन्होंने कहा जी ठीक है बना लेते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब दूसरा क्या है, ये अगर बेंच बनता है आइनी बेंच, तो बदले में पीपल्स पार्टी को और हुकूमत को पीछे हटने में क्या मिलेगा? फिर उनको बदले में ये मिल सकता है कि ठीक है जी ये बात आपकी मान ली गई, अब जो है आइनी अदालत जो है उसको नहीं बनाते और हम बेंच बनाते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, आइनी अदालत कैंसिल और बेंच बन गया। तीसरी चीज़ आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, जो उसकी तैनाती का तरीक़ाकार है उसमें रद्दोबदल करना। और वो रद्दोबदल ये है कि अभी इस वक्त जो एक तरीक़ाकार है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं आफ्टर चीफ जस्टिस, वो आने वाले चीफ जस्टिस होते हैं, इसको वो बदलना चाहते हैं। इसको बदलने की मुराद ये है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा कि एक पैनल आएगा 3 जजेस पर मुश्तमिल, जो सीनियर मोस्ट होंगे उनका पैनल आएगा और उसमें से एक का इंतखाब किया जाएगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। अब ये असल में वो कोर नुक्ता है जो इस हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ था, जिसकी वजह से इस पूरे मामले का आगाज़ हुआ। वो मंसूर अली शाह साहब की ज़ात थी। तहरीक इंसाफ को तवक्कुआत वाबस्ता हो गई, उन्होंने ऐलानात भी कर दिए, बता भी दिया, उम्मीदें भी लगा लीं और अक्टूबर के बाद मामलात बदल जाएंगे, दिसंबर तक हमारी हुकूमत बनने की पोजीशन में आ जाएंगे, इलेक्शन खुल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कह दी। खुद इमरान साहब ने कही, इमरान खान साहब ने, और तहरीक इंसाफ ने उसको बढ़ चढ़ के यानी कि उसका प्रचार किया और हुकूमत के कान खड़े हो गए। उनके लिए खदशात बन गए कि कहीं ऐसा हो ही ना जाए। फिर आप तनाजुर में देखें जो फैसले हैं जिनसे खदशात थे, अगर उनके फैसलों को देखें तो फिर हुकूमत को अपने खदशात दुरुस्त यानी कि होते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके जो खदशात हैं ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल उन्होंने अपनी एफर्ट शुरू कर दी। अब ये कोर नुक्ता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए। अब रास्ता रोकने का तरीका एक तो ये था कि आइनी अदालत बनाई जाए और इनसे ताकत लेके उधर दे दी जाए सारी, तो वो वैसे ही बेअसर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, जो आइनी मामलात हैं उसमें उनका इख्तियार ही नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ कि या उनका रास्ता रोक लिया जाए। अब रास्ता रोकने का तरीका क्या था, वो ये है कि तरीका जो है उसको बदला जाए और पैनल आए, उसमें से एक चीफ जस्टिस का इंतखाब हो। अब मैं हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, फ़र्ज़ कर लीजिए तरमीम होती है कि तरीक़ाकार अब ये होगा नया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का कि एक 3 जजेस पे मुश्तमिल पैनल आएगा, उसमें से एक जो जज साहब हैं उनका नाम चीफ जस्टिस के लिए सेलेक्ट होगा। अब फ़र्ज़ करिए ये नाफिजुल अमल हो गया और 3 नाम जो है 25 अक्टूबर की डेट पे आ जाते हैं। और वो 3 नाम कौन से होंगे इस वक्त? एक होंगे मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याह्या अफरीदी साहब। ये 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं इन द लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब अगर ये 3 नाम आते हैं, थोड़ी सी भी समझबूझ जो सियासी मामलात की रखता है, अगर ये 3 नाम मैं उसके सामने रखूँ तो वो इंतखाब कर लेगा कि ये हुकूमत इनमें से किसका इंतखाब करेगी।
और वो इंतखाब होगा जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब से मोहब्बत शायद ना भी हो, लेकिन जो ऊपर वाले दो हैं उनसे उनको बड़े खदशात लाहक हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि नज़र आ रही हैं, जो कि रिफ्लेक्ट हुई हैं। एक बड़ा यानी सीधी सीधी बिलावल भुट्टो साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, बहुत सारा कुछ कह चुके हैं वो, बल्कि यहाँ तक भी कह चुके हैं अगर 25 से पहले ये तरामीम ना हुई तो फिर आमने सामने आने वाली सूरत हाल बन जाएगी। तो आप सूरत हाल देख लें, आमने सामने क्या होगा। अगर उनके मुताबिक मंसूर अली शाह साहब बन गए चीफ जस्टिस और उन्होंने अहकामात देना शुरू कर दिए और मामला को आगे बढ़ा दिया, तो फिर पार्लियामान या हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमने सामने खड़े हो जाएंगे, यही इसका मतलब निकलता है। तो वो उससे पहले पहले ये काम करना चाहते हैं और जो उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये तो होगी तीसरी पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा हो जाता है, जो मैंने प्रपोज चीज़ें आपके सामने रखी, अब इसमें क्या होगा, मौलाना फजल रहमान साहब राजी हो जाएंगे और यानी कि उनकी बात मान ली गई, आईनी अदालत नहीं बनाई बल्कि बेंच बना दिया, वो खुश। फिर पीपल्स पार्टी कहेगी जनाब ठीक है, ज़बरदस्त है, हमारी बात मान ली गई कि जजेस का जो तरीक़ाकार है चीफ जस्टिस की तैनाती का, उस पर हमारी बात मान ली गई, उनका भी मसला हल और हुकूमत भी खुश हो जाएगी। और अगर आईनी अदालत नहीं बनती तो वो खिलाफ, मेरा ख्याल है उनका गुस्सा कम हो जाएगा, खुश ना भी हों लेकिन उनका जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा कि एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट वो खड़ी होना नहीं, यानी कि किसी भी तौर पर उसको कबूल नहीं करेंगे। वो इसके ऊपर कह चुके हैं, उनके कन्वेंशन हो रहे हैं, वो भी इस बात पे गालबन राजी हो जाएं कि ठीक है आईनी अदालत नहीं बनी। और जो बेंच की तश्कील है उसके ऊपर तो आवाज़ें आती रही हैं, ये जो हमारी यानी लीगल फ्रेटर्निटी है उनकी जानिब से भी। तो बहरहाल ये हो सकता है कि इन चीज़ों में से इस बात पर इत्तफाक हो जाए कि जजेस का पैनल आएगा, उसमें से चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, नंबर 1। नंबर 2, बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा, आईनी अदालत तश्कील नहीं दी जाएगी। रह गई बात हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और दीगर जो चीज़ें हैं, हो सकता है वो अगले मरहलों में करें हुकूमत। ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं जो कि कल हमें नजर आएंगी। इसके ऊपर हतमी बात तो तब की जा सकती है कि आपके सामने मसवदा हो, फिर उसके ऊपर बात होती है शिकवार की ये चीज़ है, किसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ तक सूरत हाल हो गई। अब कल के दिन ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आज बात की असद कैसर साहब ने, और असद कैसर साहब ने ये कहा, उनका वीडियो बयान है, उसमें उन्होंने कहा 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है आईनी तरामीम के ऊपर, और उन तक ये इत्तला पहुंची है कि इनके पास वही मुसवदा है जो इन्होंने पहले पेश किया था स्टार्ट में, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। अब मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, उसकी वजह यह है कि अगर वही मुसवदा होता तो फिर ये 4-5 मुसवदे और आना, पीपल्स पार्टी अपना बना रही है, मौलाना फजल रहमान साहब अपना बना रहे हैं, ANP ने बनाया और इसी तरह नून लीग सारों ने, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? फिर जो मौलाना साहब जिन्होंने उस वक्त वोट नहीं दिया उस मुसवदे को, तो फिर वो कल क्यों उस मुसवदे को वोट देंगे? तो इस लिहाज से मैं इसको वजन नहीं देता। उनका ये मौक़िफ़ है, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी शामिल हैं, उसमें आईनी अदालत भी शामिल है, और उसमें इंसानी हकूक़ को कम करने की कोशिश की जाएगी और सारा कुछ ये उनका खर्चा है। और दूसरी बात उन्होंने जो की वो ये कहते हैं कि हमारे बंदे खरीदने के लिए अरबों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, यानी कि अपोजिशन अराकीन को। अगला मेरा जो इसका हिस्सा है आज की वीडियो का वो ये है कि ये मामला तो हो गए, ये जो काम उन्होंने करना है उस पर बात हो गई। अब कैसे करना है वो सबसे अहम है, उसके 2 हिस्से हैं। अब आपको आइन में तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए हुकूमत को, जो कि इस वक्त ना उनके पास सेनेट में है और ना ही नेशनल असम्बली में है। नंबर उनके पास पूरा नहीं है। अब वो नंबर कहाँ से आएगा, उसके 2 रास्ते हैं। नंबर 1, वो दूसरों के बंदे तोड़ें, अपोजिशन के, या आज़ाद या तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद, जो भी आप उसको नाम दें, बहरहाल वो हैं तहरीक इंसाफ के ही, उन्हीं की हिमायत से वो जीत के आए। सो तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ना, और दूसरा इलेक्शन कमीशन से कोई गैबी मदद आ जाए। इलेक्शन कमीशन का कल इजलास भी है अहम, और वो सूरत हाल आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में पार्लियामान ने उस फैसले के खिलाफ कानून साजी की, कानून साजी हो गई। कानून साजी के बाद स्पीकर नेशनल असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को 2-2 खतूत भी लिख दिए गए कि हुजूर हमारी कानून साजी के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अब वो नाफिजुल अमल नहीं है, वो काबिल अमल नहीं रहा, तो लिहाजा आप जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसको जल्द अज जल्द निपटाएं। निपटाने से मुराद उनकी ये है कि हमें वापस दें, क्योंकि इनको पहले मिल चुकी थी। अब अगर वो उनको मिल जाती हैं, कल इलेक्शन कमीशन अगर कोई सरप्राइज दे देता है, यानी कि जिनको उन्होंने डी नोटिफाई किया था उनको वापस उनका नोटिफिकेशन कर देते हैं, उनकी भी दरख्वास्त जा चुकी है जिन लोगों को डी नोटिफाई किया था, अगर वो नोटिफाई हो जाते हैं तो फिर हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत ऑटोमेटिकली बन जाएगी। फिर उनको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, बंदे तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर वहाँ से उनको वो मिल गई तो फिर वो 2 तिहाई अक्सरियत होगी, फिर वो अपने कवानीन जो है वो पास कर लेंगे, आईनी तरामीम हो जाएंगी। एक ये पॉसिबिलिटी, एक बंदे तोड़ने वाली। अब ये होगा सरप्राइज, या इलेक्शन कमीशन देगा या हुकूमत सरप्राइज देगी। इलेक्शन कमीशन अगर सरप्राइज देता है तो वो होगा नोटिफिकेशन की शक्ल में कि जिन लोगों को उन्होंने डी नोटिफाई किया था इजाफी नशिस्तों वाले, उनको वापस नोटिफाई कर दिया और वो बन गए। या फिर हुकूमत सरप्राइज देगी, वो ये होगा कि लें जी हमने आपके ये
10 बंदे जो है वो तोड़ लिए हैं और वो बंदे भी सामने आ जाएंगे कौन से 10 लोग हैं जो कि जिन्होंने अपनी यानी कि पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाके वोट दिया, जिसको उर्फ आम में बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं ज़मीर के वोट। यानी कि ज़मीर तहरीक साहब भी यही कहती थी, आपको सेनेट में याद होगा जो इलेक्शन हुआ था सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट का, तो उस वक्त 14 वोट जो है गायब हो गए और इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। तो बहरहाल ये सूरत हाल अब कल देखने को मिल रही है कि आया इलेक्शन कमीशन सरप्राइज़ देगा या हुकूमत सरप्राइज़ देगी। जो भी सूरत हाल होगी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।